नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के बारे में। हाँ, गोल्डन एज ऑफ इंडिया मतलब गुप्त काल। तो इस सीरीज़ में ये तीसरा एपिसोड है गुप्त काल के बारे में। हमने इससे पहले बात की थी पिछले एपिसोड में चंद्रगुप्त प्रथम की कहानी सुनी थी, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक स्थिरता दी और इससे एक विशाल साम्राज्य बनाने की नींव प्रदान की थी। आज हम उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त की गाथा सुनेंगे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसीलिए तो इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत शासक की कहानी, जिन्होंने न केवल अपने तलवार के बल पे बल्कि अपनी काव्य और संगीत प्रतिभा से भी इतिहास में अमर स्थान बनाया है। दोस्तों, बहुत ही ये रोमांचक है ये जानना कि हमारे अपने भारत के इतिहास का ये महान शासक कैसा था, कौन था, इसके क्या अभियान थे, और इसके बारे में और गहराइयों से जानते हैं। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। वे चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। उनका राज तिलक पाटलिपुत्र में हुआ था, जो उस समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। तो समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे केवल अपने पिता की विरासत को बनाए रखने तक सीमित नहीं रहेंगे। वे उसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं उनके विजय यात्राओं के बारे में। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल को उनकी विजयी यात्राओं के लिए जाना जाता है। उनके सैन्य अभियानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उत्तर भारत के विजय और दूसरे दक्षिण भारत के विजय। पहले बात करते हैं उत्तर भारत के विजय यात्रा। समुद्रगुप्त ने अपने सबसे पहले काल में ही, अपने शासन के पहले काल में ही उत्तर भारत के राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आर्यावर्त के छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह अभियान त्वरित और प्रभावशाली था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने लगभग 12 राज्यों को जीत लिया था। उनके विजय अभियानों की सूची इलाहाबाद प्रशस्ति में दर्ज है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। यह प्रशस्ति हमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों और उनकी महानता के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है। दोस्तों, तो ये तो था उत्तर भारत के विजय, जिसमें आर्यावर्त के छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया और अपने साम्राज्य का इस तरह से विस्तार किया। अब आते हैं दक्षिण भारत की विजय यात्रा पे। तो उत्तर भारत में स्थिरता स्थापित करने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ विंध्याचल पर्वत को पार किया और दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित किया। ये विभाजन रेखा, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो विभाजन रेखा है, वो माना जाता है विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण को दक्षिण भारत मान लिया जाता है और विंध्याचल पर्वत के उत्तर के स्थान को उत्तर भारत मान लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत पार करके उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। हालांकि उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन राज्यों के शासकों को अधीनस्थ बनाया और उनसे केवल कर प्राप्त किए। यह रणनीति उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वे जानते थे कि दक्षिण भारत को सीधे नियंत्रण में रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए उन्होंने केवल उनकी अधीनता की नीति को अपनाया। मतलब आप कर देते रहें,
समुद्रगुप्त को और अपना शासन करते रहे। दोस्तों, ये काफ़ी समझदारी भरा कदम माना जाना चाहिए इतिहास में समुद्रगुप्त, इसीलिए तो महान राजा थे। अगर आप आगे बढ़ें तो समुद्रगुप्त केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, जैसा अभी हमने देखा कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के ज़्यादातर स्थानों को अपने अधीन कर लिया था। तो वो योद्धा तो थे ही, पर एक साथ साथ वो विद्वान और कलाकार भी थे। वे संस्कृत के कुशल कवि थे और उन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। उनकी काव्य रचनाओं में उनके व्यक्तिगत उपलब्धियां और उनके साम्राज्य की महिमाओं की झलक मिलती है। इसके अलावा वे संगीत के में भी काफ़ी निपुण थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे वीणा बजाने में काफ़ी कुशल थे। तो वीणा वादक के रूप में उनके कई सिक्के हैं जिस पे वो अलग अलग पोज में वीणा बजाते हुए देखे गए हैं। उनकी यह बहुयामी प्रतिभा गुप्त काल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। समुद्रगुप्त ने न केवल अपने शासनकाल में कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, बल्कि स्वयं एक कलाकार और संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों और उपलब्धियों को इलाहाबाद प्रशस्ति में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। यह प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित एक शिलालेख है जो उनकी विजय यात्राओं, दानशीलता और व्यक्तिगत गुणों को वर्णित करती है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है, चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का शासक। प्रशस्ति यह भी उल्लेखित करती है कि उन्होंने कई यज्ञ किए, जिसमें अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रमुख था। यह यज्ञ उनकी शक्ति और सार्वभौमिकता का प्रतीक था। अर्थात कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अर्थात वो उस पूरे क्षेत्र का स्वामी है जहाँ जहाँ तक वो अश्व विचरित कर रहा है, घूम रहा है। ये दिखाता है उनकी सॉवरेनिटी को। तो समुद्रगुप्त का नाम इतिहास में एक महान विजेता, विद्वान और कलाकार के रूप में दर्ज है। उनके शासनकाल में गुप्त काल ने अपने स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया। अगले एपिसोड में हम चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी सुनेंगे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग का शिखर था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कला, विज्ञान और वाणिज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। उनकी कहानी गुप्त साम्राज्य की महानता को समझने की अगली कड़ी है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। समुद्रगुप्त की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विजेता केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति में भी हो सकता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमें फॉलो करना ना भूलें। अपने सुझाव और विचार हमसे साझा करें। मैं हूं सुरेंद्र और मैं आपको यह याद दिलाते हुए विदा लेता हूं कि इतिहास केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, यह वर्तमान और भविष्य को दिशा देने का माध्यम है। तो अंत में नमस्कार और धन्यवाद।